हेलो एवरीवन, माय नेम इज दिव्यांश एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। पिछले वीडियो में हम सीखे थे कि कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होते हैं, हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि कौन सा एक्सपेंस कैपिटल नेचर का है, कौन सा एक्सपेंस रेवेन्यू नेचर का है। उसके बाद हम अपने क्वेश्चन बैंक से कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे। अब इस वीडियो में हम क्या करेंगे, इस वीडियो में हम सीखेंगे कि हमारी रेवेन्यू रिसीट क्या होती है, हमारी कैपिटल रिसीट क्या होती है। उसके बाद हम अपने क्वेश्चन बैंक के रिमेनिंग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो बेटा, जैसे आपके एक्सपेंसेस दो तरह के होते हैं, कैपिटल एक्सपेंस एंड रेवेन्यू एक्सपेंस, वैसे आपकी रिसीट्स भी दो प्रकार की होती है। क्या? रेवेन्यू रिसीट्स एंड कैपिटल रिसीट्स। अब हम एक एक करके क्या करते हैं, अब हम एक एक करके समझते हैं कि रेवेन्यू रिसीट क्या होती है और कैपिटल रिसीट क्या होती है। सबसे पहले तो अपन समझते हैं क्या कि रेवेन्यू रिसीट क्या होती है। सबसे पहले हम समझते हैं क्या कि रेवेन्यू रिसीट क्या होती है। बेटा, रेवेन्यू रिसीट्स ऐसी रिसीट्स हैं जो आपको क्या नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटीज से होती हैं। कहां से होती हैं? नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटीज से होती हैं। किधर से होती हैं? नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटीज से होती हैं। जैसे क्या एग्जांपल क्या हो गया सर? इसके एक आध दो एग्जांपल दे दीजिए। एग्जांपल बेटा, जैसे सेल ऑफ गुड्स हो गया, ठीक है, कमीशन रिसीव्ड हो गया, फी रिसीव्ड हो गया, ठीक है, उसके अलावा इंटरेस्ट इनकम रिसीव्ड हो गया। तो ये जो रिसीट्स है ना, ये सारी रिसीट्स क्या होती है? रेवेन्यू नेचर की रिसीट्स होती हैं। मतलब रेवेन्यू रिसीट्स आपकी ऐसी रिसीट्स हो गई जो आपको नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटीज से होंगी, ठीक है। सर इनका ट्रीटमेंट क्या होता है? सर इनका ट्रीटमेंट क्या होता है? बेटा, ये जो आपकी रेवेन्यू रिसीट्स होती है ना, ये जो आपकी रेवेन्यू रिसीट्स होती हैं, ये पीएनएल अकाउंट में क्या होती है? क्रेडिट होती हैं। हम क्या करते हैं? हम इनको पीएनएल अकाउंट में क्रेडिट करते हैं। ये हमारी नॉर्मल बिजनेस इनकम होती है, ये हमारी डेली बिजनेस इनकम होती है, ठीक है सर। हमारी रेवेन्यू रिसीट ये हो गई। अब आप हमें बता दीजिए कि हमारी कैपिटल रिसीट्स क्या होती है। बिल्कुल बेटा, अब हम आपको एक्सप्लेन कर देते हैं कि हमारी कैपिटल रिसीट्स क्या होती हैं, ठीक है। बेटा, कैपिटल रिसीट्स ऐसी रिसीट्स हैं जो आपकी नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटीज से नहीं होती है, ठीक है, जो आपकी जो डेली बिजनेस ऑपरेशन होता है उससे नहीं होती है। इसका एग्जाम्पल जैसे क्या? एग्जाम्पल जैसे हो गया क्या? सेल ऑफ फिक्स एसेट, आपने फिक्स एसेट बेच दिया, उससे जो रिसीट होगी वो आपकी कैपिटल रिसीट होगी। आपने इन्वेस्टमेंट सेल कर दी, तो जो आपकी इन्वेस्टमेंट सेल करने से जो रिसीट हुई है वो आपकी कैपिटल रिसीट होगी। आपने लोन ले लिया या ऑनर ने बिजनेस में और कैपिटल इंट्रोड्यूस कर दिया, ये सारी रिसीट्स क्या होती हैं? कैपिटल रिसीट्स होती हैं। सर इनका ट्रीटमेंट क्या होता है? बेटा, ये रिसीट्स डायरेक्टली पीएनएल अकाउंट में क्रेडिट नहीं होती हैं। पीएनएल अकाउंट में क्रेडिट नहीं होती हैं, पीएनएल अकाउंट में क्रेडिट नहीं होती हैं, ठीक है, ठीक है सर। ये जो आपकी बेटा कैपिटल रिसीट्स है ना, ये जो आपकी कैपिटल रिसीट्स है, ये क्या करेंगी? ये या तो लायबिलिटीज की वैल्यू इंक्रीज करेंगी या फिर असेट्स की वैल्यू डिक्रीज करेंगी। जैसे आपने फिक्स एसेट सेल कर दिया, तो क्या होगा? आपकी एसेट की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी और ये जो रिसीट होगी ये कैपिटल रिसीट हो जाएगी। आपने लोन ले लिया तो आपकी क्या लायबिलिटीज की वैल्यू बढ़ जाएगी, राइट। और जो लायबिलिटीज की वैल्यू बढ़ गई, ठीक है, कैसे? लोन लेने से ये रिसीट क्या हो गई आपकी? ये रिसीट हो गई आपकी कैपिटल रिसीट, ठीक है। सर ये जो रेवेन्यू रिसीट्स है और कैपिटल रिसीट्स है, हम इनकी रिकॉर्डिंग कैसे करते हैं? बेटा, हम इनकी रिकॉर्डिंग करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ अक्रूवल। मतलब जब राइट टू रिसीव द मनी अराइज हो जाएगा, तब हम इन रिसीट्स को क्या कर लेंगे? रिकॉर्ड कर लेंगे। मतलब हम एक्चुअल कैश रिसीट का वेट नहीं करेंगे। जैसे ही हमें राइट टू रिसीव द मनी अराइज हो जाएगा, जैसे ही अमाउंट अक्रू हो जाएगा, हम क्या करेंगे? हम इन रिसीट्स को अपने बुक में रिकॉर्ड कर लेंगे। अब हम क्या करते हैं बेटा? अब हम फटाक से एक बार रीड कर लेते हैं कि हमारे नोट्स में लिखा क्या हुआ है। देखो, कैपिटल रिसीट्स एंड रेवेन्यू रिसीट्स, जस्ट लाइक एक्सपेंसेस, रिसीट्स आर आल्सो डिवाइडेड इनटू रेवेन्यू रिसीट्स एंड कैपिटल रिसीट्स। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि रेवेन्यू रिसीट्स में क्या लिखा हुआ है? रिसीट्स अर्न्ड कहां से? फ्रॉम नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटीज, ठीक है, और आर कॉल्ड रेवेन्यू रिसीट्स। एग्जांपल क्या हो गया? सेल ऑफ गुड्स, फीस रिसीव्ड, ठीक है, कमीशन रिसीव्ड, इंटरेस्ट इनकम रिसीव्ड। ट्रीटमेंट क्या होगा सर? ट्रीटमेंट होगा इसे हम पीएनएल अकाउंट में क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। ये जो रिसीट्स होती हैं, कौन सी? ये जो रेवेन्यू रिसीट्स होती हैं, ये हमारी क्या रेगुलर बिजनेस इनकम होती हैं। क्या होती हैं? रेगुलर बिजनेस इनकम होती हैं। और जो आपकी कैपिटल रिसीट्स है वो ऐसी रिसीट्स विच आर नॉट फ्रॉम द नॉर्मल बिजनेस ऑपरेशन, जो आपको नॉर्मल बिजनेस ऑपरेशन से नहीं हुई है, उन रिसीट्स को हम क्या कहते हैं? कैपिटल रिसीट्स कहते हैं, ठीक है। एग्जांपल इसका क्या हो गया? सेल ऑफ फिक्स एसेट, ठीक है, लोन्स टेकन, कैपिटल इंट्रोड्यूस बाय द ओनर, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। इनका ट्रीटमेंट क्या होता है? दे आर नॉट डायरेक्टली क्रेडिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। दीज इंक्रीजेस लायबिलिटीज और रिड्यूसेस असेट्स, ठीक है। इन रिसीट्स की वजह से या तो आपकी लायबिलिटीज की वैल्यू बढ़ेगी या आपके असेट्स की वैल्यू घटेगी। कौन सी रिसीट्स की वजह से? कैपिटल रिसीट्स की वजह से। उसके बाद क्या लिखा हुआ है कि रेवेन्यू रिसीट्स एंड कैपिटल रिसीट्स आर रिकॉर्डेड ऑन अक्रूवल बेसिस। मतलब क्या? दे आर रिकॉर्डेड व्हेन राइट टू
रिसीव मनी अराइजेस नॉट नेसेसरली व्हेन कैश इज एक्चुअली रिसीव्ड, मतलब जब कैश एक्चुअली रिसीव हुआ तब हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे, ऐसा जरूरी नहीं है। जब राइट टू रिसीव द मनी अराइज हो जाएगा तब हम इनको अपने बुक्स में रिकॉर्ड कर लेंगे। एक छोटा सा एग्जांपल है कैपिटल रिसीट्स का, इसको अपन देख लेते हैं। ये क्या है कि मशीन इज सोल्ड फॉर 92,000 एंड कॉस्ट ऑफ मशीन कितना है 90,000। तो आपको प्रॉफिट कितना हो गया, प्रॉफिट हो गया सर हमको 2,000 रुपीज़ का। अभी जो आपका 92,000 है ना, ये आपका कैपिटल रिसीट है, ये आपका कैपिटल रिसीट है। और जो केवल 2,000 रुपये ओनली प्रॉफिट ऑफ 2,000, ओके, इट विल बी ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो बेटा ये क्या था, ये था आपका रेवेन्यू रिसीट्स एंड कैपिटल रिसीट्स के बारे में डिस्कशन। अब हम क्या करेंगे, अब हम अपने क्वेश्चन बैंक से 4 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, जो कि इलस्ट्रेशन नंबर 4, 5, 6, 7, 8, 4 नहीं 5 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, जो कि इलस्ट्रेशन 4, 5, 6, 7, 8 है। अब हम रीड करते हैं क्या कि हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 4, जो कि हमारे स्टडी मटेरियल का भी इलस्ट्रेशन नंबर 4 है, वो हमें क्या करने को कह रहा है। इलस्ट्रेशन नंबर 4 हमारे स्टडी मटेरियल का भी इलस्ट्रेशन नंबर 4, ये क्या कह रहा है, स्टेट विथ रीजंस, ठीक है, वेदर द फॉलोइंग आइटम्स रिलेटिंग टू द बिजनेस ऑफ AB लिमिटेड, ठीक है, आर कैपिटल और रेवेन्यू रिसीट्स। ठीक है, हम एक एक करके रेड करते हैं। सबसे पहले क्या है, अ मशीन विथ अ बुक वैल्यू ऑफ 10 लाख इज सोल्ड फॉर 12 lakhs। बेटा ये पूरा का पूरा आपका कैपिटल रिसीट है। क्यों? क्योंकि आपने क्या किया, आपने फिक्स एसेट सेल किया, ये आपके नॉर्मल बिजनेस ऑपरेशन से रिलेटेड नहीं है। ये पूरा का पूरा 12 लाख रुपए क्या है, ये पूरा का पूरा 12 लाख रुपीस आपकी कैपिटल रिसीट्स है, जिसमें से 2 लाख रुपए आपका प्रॉफिट है, जो आप P&L में क्या करोगे, क्रेडिट करोगे। अब हम क्या करते हैं, एक बार रीड कर लेते हैं कि आंसर में क्या लिखा हुआ है। आंसर में लिखा हुआ है द अमाउंट ऑफ 12 लाख इज अ कैपिटल रिसीट। ठीक है, देयर इज अ प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट टू द एक्सटेंट ऑफ 2 लाख, दैट्स इट। उसके बाद हमारा क्या नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या कहता है, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन कहता है प्रीमियम अमाउंटिंग टू 1 लाख रिसीव्ड ऑन इशू ऑफ शेयर्स। ठीक है, क्या शेयर इशू किया, शेयर इशू करने पे आपको क्या प्रीमियम मिला 1 लाख रुपए का। आप लोग सोच बताइए, क्या ये आपकी रेवेन्यू रिसीट है या आपकी कैपिटल रिसीट है? सर ये तो हमारी नॉर्मल बिजनेस ऑपरेशन से तो रिलेटेड नहीं है, ये रिसीट हमारे नॉर्मल बिजनेस ऑपरेशन से तो रिलेटेड नहीं है, और इस रिसीट की वजह से हमारे लायबिलिटी साइड की वैल्यू बढ़ रही है, हमारे लायबिलिटी साइड की वैल्यू बढ़ रही है। इन शॉर्ट हमारी इंटरनल लायबिलिटीज की वैल्यू बढ़ रही है। तो सर क्या ये मेरी कैपिटल रिसीट हो गई? यस बेटा, ये आपकी कैपिटल रिसीट हो गई। प्रीमियम रिसीट ऑन इशू ऑफ शेयर्स इज एन एग्जांपल ऑफ कैपिटल रिसीट। उसके बाद मेरा नेक्स्ट आइटम क्या है कि एन अमाउंट ऑफ 20,000 रिसीव्ड फ्रॉम गुड्स सोल्ड इन कैश। क्या हुआ, आपने गुड्स सेल किए, कैश में सेल किए, कितना 20,000। क्या ये आपके नॉर्मल बिजनेस ऑपरेशन से रिलेटेड है? यस सर, ये हमारे नॉर्मल बिजनेस ऑपरेशन से रिलेटेड है। तो ये कैश सेल ऑफ 20,000 इज माई रेवेन्यू रिसीट। रीड करते हैं, अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम कैश सेल इज अ रेवेन्यू रिसीट। उसके बाद हमारा लास्ट आइटम क्या है, लास्ट आइटम है सर आपका कि एन अमाउंट ऑफ 5 लाख received on maturity of fixed deposit from bank. Okay, also an interest of 40,000 was received in addition to the maturity amount of the fixed deposit. अभी आप लोग मेरे को बताइए, क्या आपने फिक्स डिपॉजिट कर रखी थी 5 लाख रुपए की, आपने फिक्स डिपॉजिट कर रखी है 5 लाख रुपीस की, तो क्या ये 5 लाख रुपीस की फिक्स डिपॉजिट आपकी इन्वेस्टमेंट है? क्या मैं इसको इन्वेस्टमेंट इन फिक्स डिपॉजिट कह सकता हूँ? जिस तरह हम इन्वेस्टमेंट इन फिक्स डिपॉजिट कह सकते हैं। अब जब आपकी फिक्स डिपॉजिट मेच्योर होगी, आपको पैसे मिलेंगे, आपकी फिक्स डिपॉजिट मेच्योर होगी, आपको पैसे मिलेंगे, अपन कह सकते हैं ये आपकी डिपॉजिट की रिकवरी हुई है। यस सर, तो क्या ये आपके डे टू डे बिजनेस ऑपरेशन से रिलेटेड है कि आपको हर दिन आपकी हर दिन फिक्स्ड डिपॉजिट मैच्योर होती है? नहीं सर, ये तो मेरी कैपिटल रिसीट जैसा मेरे को लग रहा है। क्यों लग रहा है कैपिटल रिसीट जैसा लग रहा है? क्योंकि मैंने इन्वेस्टमेंट कर रखा था फिक्स डिपॉजिट में, मेरी फिक्स डिपॉजिट मैच्योर हो गई, तो वो फिक्स डिपॉजिट का अमाउंट मेरे को रिकवर हो गया है। तो बेटा ये आपकी क्या हुई, कैपिटल रिसीट हुई। हाँ, जो आपको इसमें इंटरेस्ट मिला 40,000 का, क्या जो आपको इसमें क्या मिला, इंटरेस्ट मिला कितने का, 40,000 का। जो आपको 40,000 का क्या मिला सर, इंटरेस्ट मिला। ये इंटरेस्ट जरूर आपका क्या है, रेवेन्यू रिसीट है। एक बार अपन रीड कर लेते हैं। अमाउंट रिसीव्ड ऑन द मेच्योरिटी ऑफ फिक्स्ड डिपॉजिट इज द रिकवरी ऑफ द डिपॉजिट अमाउंट। ठीक है, एंड इज अ कैपिटल रिसीट। ठीक है, उसके अलावा क्या, इंटरेस्ट इनकम इज एन एग्जांपल ऑफ रेवेन्यू रिसीट। तो बेटा ये क्या था, ये था अपना इलस्ट्रेशन नंबर 4, जो कि हमारे स्टडी मटेरियल का भी इलस्ट्रेशन नंबर 4 है। अब अपन क्या करेंगे, अब अपन अपना नेक्स्ट इलस्ट्रेशन सॉल्व करेंगे, इलस्ट्रेशन नंबर 5। ठीक है, ये इलस्ट्रेशन भी हमारे स्टडी मटेरियल का ही इलस्ट्रेशन है और इलस्ट्रेशन नंबर 5 है। इलस्ट्रेशन नंबर 5 स्टडी मटेरियल का भी इलस्ट्रेशन नंबर 5। अब अपन रीड करते हैं कि क्वेश्चन हमें क्या करने को कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि गुड पिक्चर्स लिमिटेड, ठीक है, कंस्ट्रक्ट अ सिनेमा हाउस, ओके, एंड इनकर्स द फॉलोइंग एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर एंडिंग 31 मार्च 2022। ठीक है,
और आप नीचे जाके पढ़ोगे तो नीचे क्या लिखा हुआ है, पॉइंट आउट हाउ यू वुड क्लासीफाई दी अबव आइटम्स। ठीक है, जो हमारा क्या गुड पिक्चर लिमिटेड है, उन्होंने क्या एक सिनेमा हाउस कंस्ट्रक्ट किया है फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022 में कुछ एक्सपेंडिचर इनकर किए हैं। हमको बताना है कि वो एक्सपेंडिचर किस कैटेगरी में जाएंगे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में जाएंगे या कैपिटल एक्सपेंडिचर में जाएंगे। तो अपन एक एक करके एक एक आइटम को रीड करते हैं। सबसे पहला आइटम क्या है सर, सबसे पहला आइटम है सेकेंड हैंड फर्नीचर। ठीक है, वर्थ 9000 वॉज परचेस्ड। हमने क्या सेकेंड हैंड फर्नीचर परचेस किया 9000 रुपए का। ठीक है, रीपेंटिंग ऑफ द फर्नीचर कॉस्ट 1000 रुपीज। रिपेंट हमने क्या किया, उसकी पेंटिंग की। फिर द फर्नीचर वॉज इंस्टॉल्ड बाई ओन वर्कमैन। ठीक है, वेजेस फॉर दिस बीइंग 200 रुपीज। सर इसमें टोटल में हमें 3 ट्रांजेक्शंस दिख रहे हैं। वो 3 ट्रांजेक्शंस कौन कौन से हैं सर? सबसे पहला ट्रांजेक्शन अपना क्या कि आपने क्या किया, हमने फर्नीचर परचेस किया। ठीक है, सेकेंड हैंड फर्नीचर परचेस किया। कितने का परचेस किया सर? हमने परचेस किया 9000 रुपीज़ का। ठीक है, ये हमारा हो गया क्या, एक ट्रांजेक्शन। ठीक है, दूसरा हमने क्या किया सर, दूसरा हमने उसमें रीपेंटिंग करवाई जिसकी कॉस्ट कितनी आई 1000 रुपीज़। हमने क्या करवाई, हमने रीपेंटिंग करवाई। हमने क्या किया, रीपेंटिंग करवाई जिसकी कॉस्ट कितनी आई सर, जिसकी कॉस्ट आई 1000 रुपीज़। रीपेंटिंग करवाई, उसकी कॉस्ट हमें आई कितनी 1000 रुपीज़। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हमने क्या वेजेस पे की, किस चीज़ के लिए, इंस्टॉलेशन के लिए। इंस्टॉलेशन के लिए हमने क्या किया, वेजेस पे किया, कितना 200 रुपीज़। इंस्टॉलेशन वेजेस पे की कितनी 200 रुपीज़। ठीक है सर, टोटल में कितना खर्चा किया सर? टोटल में हमने किया 10,200 रुपीज़। कितना खर्चा किया? 10,200 रुपीज़। अभी सर आप मेरे को बताइए कि इन 3 ट्रांजेक्शन में इन 3 ट्रांजेक्शन्स में आपका कौन सा ट्रांजेक्शन कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा, कौन सा ट्रांजेक्शन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा? सर सबसे पहले क्या, फर्नीचर परचेस किया, ये तो मेरा कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा, नो डाउट। क्यों? क्योंकि ये मेरा असेट है और मैं इससे बेनिफिट उठाने वाला हूँ फॉर मोर देन 1 ईयर। अभी जो आपने रीपेंटिंग कॉस्ट की, आपने जो रीपेंटिंग किया, जो रीपेंटिंग कराया जिसका खर्चा आया 1000 रुपीज़, और जो आपने इंस्टॉलेशन कराया जिसका खर्चा आया 200 रुपए, सर क्या ये आपके रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होंगे? नहीं सर, ये हमारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं हो सकते, ये हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर होंगे। क्यों? क्योंकि यदि मैं ये 2 एक्सपेंडिचर इनकर नहीं करूंगा, तो जो मेरा फर्नीचर होगा वो रेडी टू यूज कंडीशन में नहीं होगा। क्या रेडी टू यूज कंडीशन में नहीं होगा? मतलब फर्नीचर को रेडी टू यूज बनाने के लिए हमें ये एक्सपेंडिचर इनकर करने पड़े, तो ये एक्सपेंडिचर इनकर करने पड़े, मतलब इनडायरेक्टली क्या इन एक्सपेंडिचर की वजह से मेरे को फ्यूचर में बेनिफिट होंगे। यस सर, फ्यूचर में बेनिफिट होंगे। आप फर्नीचर को यूज करके फ्यूचर में बेनिफिट गेन करेंगे। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो आपके तीनों एक्सपेंडिचर है 9000, 1200, ये 3 के तीनों आपके क्या हो गए सर, कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गए। ठीक है, क्यों? क्योंकि आप बिना रिपेंटिंग कॉस्ट और इंस्टॉलेशन के बिना आप फर्नीचर को यूज नहीं कर सकते। उसको यूजेबल कंडीशन में लाने के लिए आपको रिपेंटिंग कॉस्ट और इंस्टॉलेशन वेजेस पे करने पड़ेंगे, इनकर करने पड़ेंगे। अब अपन क्या कहते हैं, एक बार रीड कर लेते हैं हमारा आंसर क्या कहता है। आंसर कहता है टोटल कॉस्ट, आंसर कहता है कि टोटल कॉस्ट ऑफ फर्नीचर शुड बी ट्रीटेड एज 10,200, दैट इज ऑल द अमाउंट्स, ठीक है, मेंशन्ड शुड बी कैपिटलाइज, सिंस विदाउट सच एक्सपेंडिचर द फर्नीचर वुड नॉट बी अवेलेबल फॉर यूज। उसके बाद आगे क्या लिखा है, आगे लिखा हुआ है इफ, यदि, क्या लिखा हुआ है, इफ 1000 and 200 have been respectively debited to the repairs account and wages account, these accounts will be credited okay to the furniture account। ये क्या कह रहा है, ये क्या कहना चाह रहा है सर, ये कहना चाह रहा है कि आपने क्या किया, जो आपका 1000 रुपीज़ था आपने उसको रिपेयर अकाउंट में क्या किया, रिपेयर अकाउंट में आपने डेबिट कर दिया। क्या किया सर आपने रिपेयर अकाउंट में डेबिट कर दिया। रिपेयर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कितना 1000 रुपीज़। ठीक है, दूसरा आपने क्या किया सर, दूसरा आपने क्या किया, वेजेस को भी उसके रिस्पेक्टिव अकाउंट में डेबिट कर दिया। क्या, वेजेस अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू कैश अकाउंट, कितना 100 रुपीज़, राइट, कितना 100 रुपीज़। आपने ये जनरल एंट्री पास की। अभी आप इनकी पोस्टिंग क्या करोगे, मैं सर इनको रिपेयर अकाउंट जो बनाऊंगा उसमें मैं डेबिट साइड में सर लिख दूंगा 1000 रुपीज़, डेबिट साइड में लिख दूंगा 1000 रुपीज़, ठीक है, टू कैश, राइट। ये हो गया क्या, ये हो गया आपका रिपेयर अकाउंट, ठीक है सर।
और जो आप वेजेस अकाउंट बनाओगे, जो आप वेजेस अकाउंट बनाओगे, क्या बनाओगे, वेजेस अकाउंट बनाओगे, उसमें आप क्या पोस्टिंग कर दोगे, उसमें भी सर मैं डेबिट साइड में जनरल एंट्री की पोस्टिंग करूंगा, क्या जनरल एंट्री की पोस्टिंग करूंगा, क्या टू कैश 100 रुपीज़, सॉरी 200 रुपीज़ है, नॉट 100 रुपीज़, ठीक है, टू कैश 200 रुपीज़। तो ये क्या कह रहा है कि आप इसको क्लोज कैसे करोगे, हम इसको क्लोज करेंगे कैसे, बाई फर्नीचर अकाउंट। मतलब वैसे तो ये जो एक्सपेंस है, ये एक्सपेंस आपके जनरली ये एक्सपेंस आपके पीएनएल में जाते हैं, पर यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे यदि आप ये एक्सपेंस इनकर नहीं करोगे तो आपका फर्नीचर रेडी टू यूज कंडीशन में नहीं जाएगा। इसलिए ये क्या बोल रहा है, इसलिए क्या बोल रहा है कि इसको आपको फर्नीचर की कॉस्ट में कैपिटलाइज करना चाहिए। मतलब आपको क्या करना चाहिए, आपको यहाँ पे ही फर्नीचर अकाउंट डेबिट करना चाहिए। बट लेट से यदि आपने ये जनरल एंट्री पास कर दी, आपने ये लेजर पोस्टिंग कर दी, तो जब आप इस अकाउंट को क्लोज करोगे तो यहाँ पे बाई फर्नीचर अकाउंट 1000 करोगे और यहाँ पे भी आप बाई फर्नीचर अकाउंट 1000 करोगे। तो उससे क्या होगा कि आपके फर्नीचर अकाउंट डेबिट हो जाएगा, तो आपकी फर्नीचर की कॉस्ट अपने आप बढ़ जाएगी। मतलब ये जो 1000 रुपीज आपने यहाँ पोस्ट किया उसको पीएनएल में ट्रांसफर नहीं करोगे, फर्नीचर अकाउंट में ट्रांसफर करोगे। जो वेजेस आपने यहाँ 200 डेबिट किया उसको पीएनएल में ट्रांसफर नहीं करोगे, उसको फर्नीचर अकाउंट में ट्रांसफर करोगे। ठीक है, वो ये कहना चाह रहा है। ठीक है सर। अब हम आगे देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट ट्रांजैक्शन क्या कहता है। सर आपका नेक्स्ट ट्रांजैक्शन कह रहा है कि एक्सपेंसेस इन कनेक्शन विथ ऑब्टेनिंग अ लाइसेंस, किस चीज के लिए, फॉर रनिंग द सिनेमा वर्थ 20,000 रुपीज ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द ईयर द सिनेमा कंपनी वॉज फाइंड 1,000 रुपीज एंड फॉर contravening rules and renewal fee of 2,000 for next year also paid। ठीक है सर, यहाँ पे भी आपके 3 ट्रांजेक्शन है सर। 3 ट्रांजेक्शन कौन कौन से हैं, हम एक एक करके समझते हैं उनको। 3 ट्रांजेक्शन कौन कौन से हैं। सबसे पहला क्या है, लाइसेंस का। ठीक है, सबसे पहला ट्रांजेक्शन क्या है सर, लाइसेंस का। सबसे पहला ट्रांजेक्शन क्या है, सबसे पहला क्या, लाइसेंस का। लाइसेंस फी कितनी पे की, 20,000 रुपीज़। कितना पे किया, 20,000 रुपीज़ हमने लाइसेंस का पे किया। ठीक है, फिर क्या हुआ, फिर हमें पेनाल्टी भी लगी सर। पेनाल्टी लगी 1000, क्यों, हमने कोई रूल्स फॉलो नहीं किए थे। पेनाल्टी लग गई मेरे को 1000 और मैंने क्या किया, जो नेक्स्ट ईयर की रिन्यूअल फ़ी है, नेक्स्ट ईयर की, ठीक है, नेक्स्ट ईयर की, उसे भी मैं पे कर दिया। कितना, 2000 रुपीज़। कितना पे किया मैंने, 2000 रुपीज़। ठीक है सर, यहाँ पे 3 ट्रांजेक्शन है। यस सर, यहाँ पे 3 ट्रांजेक्शन है सर। इन 3 ट्रांजेक्शन में मैं कौन सा किस एक्सपेंस को कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीट करूंगा और किस एक्सपेंस को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीट करूंगा। देखो बेटा, सबसे पहली बात, यदि आप लाइसेंस नहीं लोगे तो आप बिजनेस ही नहीं कर पाओगे, आप सिनेमा चला ही नहीं पाओगे। मतलब क्या, मतलब सिनेमा चलाने के लिए आपको लाइसेंस लेना ही पड़ेगा। ये आपका प्री ऑपरेटिव एक्सपेंस हो गया, ये कैपिटलाइज होता है और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये एमोटाइज हो जाता है। मतलब पीएनएल में एक सर्टेन % ट्रांसफर करते हैं हम हर साल। ठीक है, तो लाइसेंस फी क्या हो गई, ये तो आपकी सर कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया। क्यों, क्योंकि इसके बिना तो आप सिनेमा चला ही नहीं पाओगे। ठीक है, दूसरा है क्या, पेनाल्टी क्या हुआ सर, पेनाल्टी मेरा सर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गया। क्यों सर मेरा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गया, क्या इस पेनाल्टी की वजह से आपको इंड्योरिंग बेनिफिट मिल रहा है, फॉर मोर देन 1 ईयर। क्या इस पेनाल्टी की वजह से कोई वैल्यू एडिशन हुआ है, क्या नहीं हुआ ना सर, कुछ भी नहीं हुआ। ये हमने कुछ गलती कर रखी थी, उसकी हमें सजा मिल गई। तो ये आपका साधारण रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, स्ट्रेट फॉरवर्ड पीएनएल अकाउंट में डेबिट हो जाएगा। उसके बाद आता है रिन्यूअल फीस क्या, नेक्स्ट ईयर का हमने रिन्यूअल फी पे किया। अब मेरी बात को बहुत अच्छे से समझिएगा, रिन्यूअल फी क्या करते हैं, अब हम ईयरली बेसिस पे करते हैं। लाइसेंस फी तो आपकी 1 टाइम फी है, हमने आपको लाइसेंस दे दिया कि अब आप सिनेमा चला सकते हो। मतलब सिनेमा चलाने के लिए हमको लाइसेंस लगेगा, वो 1 टाइम फी है, उसको हम कैपिटल एक्सपेंडिचर की तरह ट्रीट करते हैं। उस लाइसेंस फी हम लोग बार बार नहीं पे करते, मगर रिन्यूअल फी हमें बार बार पे करना पड़ता है। रिन्यूअल फी एक सर्टेन पोर्शन, मतलब एक छोटा सा अमाउंट होता है, 10% ऑफ द लाइसेंस फी और 20% ऑफ द लाइसेंस फी और 5% ऑफ द लाइसेंस फी, ये हमको हर साल पे करना पड़ता है। किस चीज़ के लिए, लाइसेंस रिन्यू कराने के लिए। ठीक है, जो आप ये लाइसेंस फी पे किए हो, जो आपने ये लाइसेंस फी पे किया है रिन्यूअल कराने के लिए, आपको इसका बेनिफिट कब तक मिलेगा, सर मेरे को इसका बेनिफिट केवल उसी साल मिलेगा जिस साल का लाइसेंस मैं रिन्यू कराऊंगा। जिस साल मैंने रिन्यूअल फी पे की, किस चीज़ के लिए, लाइसेंस रिन्यू कराने के लिए, इसका बेनिफिट मेरे को उसी साल मिलेगा। नेक्स्ट ईयर मेरे को फिर से रिन्यूअल फी पे करना पड़ेगा, उसके बाद फिर मेरे को फिर रिन्यूअल फी पे करना पड़ेगा। मतलब रिन्यूअल फी आपको हर साल पे करना पड़ेगा, तो सर ये तो मेरी रिकरिंग नेचर का एक्सपेंस हो गया सर। तो ये तो मेरा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होना चाहिए। यस सर, ये आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होना चाहिए। ये क्या होना चाहिए, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होना चाहिए। मगर मैं क्वेश्चन की बात करूं तो आप देखोगे कि क्वेश्चन में रिन्यूअल फी नेक्स्ट ईयर के लिए पे किया है। क्या किया, नेक्स्ट ईयर के लिए पे किया है। तो इस साल करंट ईयर में मैं इसको क्या मानूंगा, प्रीपेड एक्सपेंस मानूंगा, और जैसे ही नेक्स्ट ईयर मेरा लगेगा, नेक्स्ट ईयर में मैं इसको पीएनएल में ट्रांसफर कर दूंगा। ठीक
ठीक है, अब अपन क्या करते हैं, एक बार रीड कर लेते हैं कि हाँ लिखा क्या हुआ है। ठीक है, क्या बोल रहा है कि लाइसेंस, एक मिनट, लाइसेंस फॉर रनिंग दिस सिनेमा हाउस इज नेसेसरी, उसके बिना आप सिनेमा चला ही नहीं पाओगे, हेंस इट्स कॉस्ट शुड बी कैपिटलाइज्ड। ठीक है, बट द फाइन ऑफ 1000 रुपीज इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, द रिन्यूअल फी फॉर द नेक्स्ट ईयर इज ऑल्सो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बट परटेन्स टू नेक्स्ट ईयर, हेंस इट इज अ प्रीपेड एक्सपेंस। हम उसको कैपिटलाइज नहीं कर रहे हैं कि आप बैलेंस शीट में सर आप एज एन असेट शो कर रहे हो रिन्यूअल फी को, तो ये आप कैपिटल एक्सपेंडिचर मान लिए, नहीं, हम उसको एज एन असेट क्यों शो कर रहे हैं, क्योंकि वो नेक्स्ट पीरियड से रिलेटेड है, करंट पीरियड से रिलेटेड नहीं है, पर वो हमारी क्या रेवेन्यू नेचर की, रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंडिचर है। ठीक है सर, अभी आगे पढ़ते हैं, हमारा क्या नेक्स्ट ट्रांजैक्शन क्या है। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है बेटा आपका कि क्या किया आपने, फायर इंश्योरेंस पे किया 1000, कब, ऑन 1 अक्टूबर 2021 फॉर 1 ईयर। ठीक है, हम कब का क्वेश्चन करें, हमारा क्वेश्चन है 31 मार्च 2022 का। हमारा क्वेश्चन कब का है, हमारा क्वेश्चन है 31 मार्च 2022 का। ठीक है, मतलब हमारा ईयर क्या है, हमारा फाइनेंशियल ईयर क्या है, 1 अप्रैल 21, 1 अप्रैल 21 टू 31 मार्च 2022। हमारा फाइनेंशियल ईयर क्या है सर, हमारा फाइनेंशियल ईयर है 1 अप्रैल 21, क्या है हमारा फाइनेंशियल ईयर, हमारा फाइनेंशियल ईयर है सर 1 अप्रैल 21 टू 31 मार्च 2022, टू 31 मार्च 2022। ठीक है, सॉरी, आप क्या कर रहे हो, आप 1 अक्टूबर को आप क्या कर रहे हो, आप फायर इंश्योरेंस ले रहे हो, क्या ले रहे हो सर, आप फायर इंश्योरेंस ले रहे हो, फायर इंश्योरेंस ले रहे हो। कितना अमाउंट है सर, अमाउंट है 1000 रुपीज़ का, 1000 रुपीज़ का। कब ले रहे हो सर आप, 1 अक्टूबर 2021 को ले रहे हो। अभी हम लोगों ने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था, क्या, मैचिंग कॉन्सेप्ट। मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या बोलता है सर, जिस साल का रेवेन्यू है उस रेवेन्यू के अगेंस्ट हम उसी साल का एक्सपेंस चार्ज करेंगे, मतलब किसी और ईयर का एक्सपेंस चार्ज नहीं करेंगे। ठीक है, और ये जो आपका फायर इंश्योरेंस है ना, इसका पीरियड ऑफ कवर क्या है, पीरियड ऑफ कवर है सर इसका 1 अक्टूबर 21 से लेके 30 सितंबर 22। अभी आप लोग मेरे को बताइए कि आप पूरा 1000 रुपीज़, पूरा 1000 रुपीज़, देखो एक चीज़ तो क्लियर है कि ये आपका रेवेन्यू एक्सपेंस है, ये आपका रिकरिंग नेचर का एक्सपेंस है। ठीक है, ये आपका बिजनेस ऑपरेशन के लिए इसको लिया गया है। ठीक है, ये आपका क्या बिजनेस ऑपरेशन के लिए ले गए, डे टू डे बिजनेस एक्टिविटीज से रिलेटेड है। ठीक है सर, और इसका बेनिफिट आपको 1 साल ही मिलेगा, 1 साल से ज़्यादा नहीं मिलने वाला है। तो ये क्या हो गया, ये तो आपका क्या एक चीज़ क्लियर है कि रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंस है। ठीक है, क्या हो गया, रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंस है। मगर इसमें एक कैच है, कैच क्या है, क्या पूरा 1000 रुपीज़ मैं 31 मार्च 2022 के पीएनएल में राइट ऑफ करूंगा, नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि 31 मार्च 2022 में केवल 6 मंथ्स ही कवर हो रहे हैं, केवल 6 मंथ्स ही कवर हो रहे हैं। 6 मंथ्स तो मेरे नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में जा रहे हैं, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में जा रहे हैं। तो इस महीने, इस साल फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022 हम केवल और केवल 500 रुपीज़ ही पीएनएल में चार्ज करेंगे। 500 रुपये 500 हम क्या करेंगे, पीएनएल में चार्ज करेंगे, और जो नेक्स्ट 6 मंथ से रिलेटेड है उसको हम क्या करेंगे, एज अ प्रीपेड शो करेंगे। ठीक है, और जब नेक्स्ट ईयर आएगा तो हम उसको पीएनएल में ट्रांसफर कर देंगे। वो अपन एक बार रीड कर लेते हैं कि हमारा आंसर में क्या लिखा हुआ है। देखो ये क्या बोला है कि हाफ ऑफ द इंश्योरेंस प्रीमियम पर्टेन्स टू द ईयर बिगिनिंग फ्रॉम 1 अप्रैल 21। यहाँ पे टाइपो हो गया है, ये 1 अप्रैल 22 होगा, 1 अप्रैल 22 होगा, क्योंकि ये हमारा ईयर एंडिंग 31 मार्च 2022 है। ठीक है, क्या होगा यहाँ पे, होगा यहाँ पे 1 अप्रैल 22 होगा, ये 22। ठीक है, ठीक है, हेंस सच अमाउंट शुड बी ट्रीटेड एज प्रीपेड एक्सपेंस। ठीक है, द रिमेनिंग अमाउंट इज रेवेन्यू एक्सपेंस फॉर द करेंट ईयर। जो प्रीपेड एक्सपेंस है वो भी आपका रेवेन्यू एक्सपेंस ही है, लेकिन वो क्या होगा, वो नेक्स्ट ईयर का रेवेन्यू एक्सपेंस माना जाएगा, करंट ईयर का केवल 500 ही है। ठीक है, हमारा जो नेक्स्ट आइटम है, नेक्स्ट आइटम क्या कह रहा है कि क्या हुआ, टेम्परेरी हट्स वर कंस्ट्रक्टेड कॉस्टिंग 1200 रुपीज़। क्या हुआ, हमने क्या किया, हमने टेम्परेरी हट बनाया। ठीक है, दूसरा क्या, दे वर नेसेसरी किस चीज़ के लिए, फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ सिनेमा। ठीक है, दे वर डिमोलिश्ड व्हेन द सिनेमा वॉज रेडी। देखो भाई क्या है, सिनेमा बनाने के लिए जरूरी था, ठीक है, सिनेमा की बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करने के लिए वो नेसेसरी था। आप भले उसको बाद में आप डिमोलिश कर रहे हो, लेकिन आप टेम्परेरी हट नहीं बनाओगे तो आपका शायद सिनेमा ही नहीं बन पाता। इसलिए ये हो गया, ये क्या हो गया, ये आपका हो गया कैपिटल नेचर का एक्सपेंस हो गया। ये क्या होगा, सिनेमा की कॉस्ट में कैपिटलाइज होगा। सिनेमा कंस्ट्रक्शन, सिनेमा की जो कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन है उसका पार्ट माना जाएगा, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, कैपिटल नेचर का ट्रांजेक्शन ट्रीट करेंगे, कैपिटल नेचर का एक्सपेंस ट्रीट करेंगे। अब हम एक बार रीड कर लेते हैं कि हमारे आंसर में लिखा क्या हुआ है। सर आंसर लिखा हुआ है कि सिंस द टेम्परेरी हट्स वर नेसेसरी फॉर द कंस्ट्रक्शन देयर कॉस्ट शुड बी एडेड टू द कॉस्ट ऑफ द सिनेमा हॉल एंड दस कैपिटलाइज्ड।
तो बेटा ये था हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 5, जो कि हमारे स्टडी मटेरियल का भी इलस्ट्रेशन नंबर 5 है। अब अपन क्या करेंगे, अब अपन अपना नेक्स्ट इलस्ट्रेशन नंबर 6 सॉल्व करेंगे। इलस्ट्रेशन नंबर 6 ये भी हमारे स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन है। स्टडी मटेरियल में भी एज ए इलस्ट्रेशन नंबर 6 ही कंसीडर किया गया है। अब अपन रीड करते हैं कि क्वेश्चन हमें क्या करने को कह रहा है। ठीक है, पहला क्या, स्टेट विद द रीजंस। ठीक है सर, हाउ यू वुड क्लासिफाई द फॉलोइंग आइटम्स ऑफ एक्सपेंडिचर। नीचे जो 3 एक्सपेंडिचर दिए हुए हैं उनको आप कैसे क्लासिफाई करोगे, क्या क्लासिफाई करोगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और क्यों उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की तरह ट्रीट करोगे, ये भी अपने को रीजन देना है। ठीक है, सबसे पहला ट्रांजैक्शन क्या है हमारा, ओवरहॉलिंग एक्सपेंसेस ऑफ 25,000, किस चीज के लिए, फॉर द इंजन ऑफ अ मोटर कार, किस चीज के लिए, टू गेट बेटर फ्यूल एफिशिएंसी। बेटा बहुत सिंपल सा है, ये आपका क्या होगा, ये आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। सर कैपिटल एक्सपेंडिचर क्यों होगा सर, क्योंकि क्या हो रहा है, क्योंकि आपकी फ्यूल एफिशिएंसी इंक्रीज हो रही है। अब जब आपकी फ्यूल एफिशिएंसी बढ़ेगी तो क्या होगा, फ्यूचर में आपका प्रॉफिट मार्जिन भी बढ़ेगा। कैसे बढ़ेगा, क्योंकि आपका कॉस्ट रिडक्शन होगा, इस कारण होगा। तो जो ओवरऑलिंग एक्सपेंसेस हैं 25,000 के, हम इनको कैपिटलाइज करेंगे। और अपन क्या करते हैं, एक बार रीड कर लेते हैं क्या लिखा हुआ है। कि ओवरऑलिंग एक्सपेंसेस आर इनकर्ड, किस चीज के लिए, फॉर द इंजन ऑफ अ मोटर कार टू डिराइव बेटर फ्यूल एफिशिएंसी। ठीक है, दीज एक्सपेंसेस विल रिड्यूस द रनिंग कॉस्ट इन फ्यूचर, यस सर, एंड दस द बेनिफिट इज इन फॉर्म ऑफ इंडोरेबल लॉन्ग टर्म एडवांटेज। आपको 1 साल से ज़्यादा के लिए बेनिफिट होने वाला है। ठीक है, तो ये एक्सपेंडिचर क्या होगा, ये एक्सपेंडिचर कैपिटलाइज होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद अपन देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट आइटम क्या है। सर आपका नेक्स्ट आइटम है क्या, कि इनॉग्रेशन एक्सपेंसेस ऑफ 25 lakhs इनकर्ड ऑन द ओपनिंग ऑफ अ न्यू मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इन एन एग्जिस्टिंग बिजनेस। अभी आप लोग मेरी बात समझिएगा, क्या हुआ, आपका बिजनेस ऑलरेडी एग्जिस्ट है। ठीक है, आपका बिजनेस ऑलरेडी है, मार्केट में एस्टेब्लिश बिजनेस है। ठीक है, आपने क्या किया, एक नई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ओपन की। अभी जो आपने नई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ओपन की है, इससे क्या होगा, इससे आपको एडिशनल न्यू कस्टमर एक्सप्लोर करने की तो अपॉर्चुनिटी मिलेगी, नो डाउट, मगर इसका बेनिफिट आपको ज़्यादा लंबे समय तक नहीं मिलेगा। इसका बेनिफिट आपको 1 ही साल के लिए मिलेगा। ठीक है, फॉर 1 year ओनली, यू विल नॉट गेट इंडोरेबल लॉन्ग टर्म एडवांटेजेस फ्रॉम दिस एक्सपेंसेस। सो हम इसको क्या करेंगे, हम इसको रेवेन्यू एक्सपेंस की तरह ट्रीट करेंगे। क्या करेंगे, रेवेन्यू एक्सपेंस की तरह ट्रीट करेंगे। अपन रीड करते हैं कि हमारा आंसर क्या लिखा हुआ है। आंसर कह रहा है, इनॉग्रेशन एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन द ओपनिंग ऑफ अ न्यू यूनिट, ठीक है, क्या बोल रहा है, मे हेल्प टू एक्सप्लोर मोर कस्टमर्स। ठीक है, this expenditure is in the nature of revenue expenditure, as the expenditure may not generate any endurable benefit to the business over more than one accounting period। मतलब एक accounting period से ज़्यादा आपको इंडोरेबल बेनिफिट नहीं होने वाला है, इसलिए अपन क्या करेंगे, इसको रेवेन्यू एक्सपेंस की तरह ट्रीट करेंगे। फिर हमारा थर्ड ट्रांजैक्शन क्या कहता है सर, आपका थर्ड ट्रांजैक्शन कहता है कि कंपनसेशन कितना, 2.5 करोड़ पेड टू वर्कर्स। ठीक है, हु ऑप्टेड फॉर वॉलंटरी रिटायरमेंट। सर ये आपका रेवेन्यू नेचर का ट्रांजैक्शन है। ठीक है, क्यों, क्योंकि जो एम्प्लॉइज वीआरएस ले रहे थे, आपने उनको क्या किया, 2.5 करोड़ का पेमेंट किया। इससे आपको कोई फ्यूचर में एडवांटेजेस नहीं होने वाला है। अपन एक बार रीड कर लेते हैं कि क्या लिखा हुआ है। The amount paid to the workers on voluntary retirement is in the nature of revenue expenditure, since it represents compensation for termination of employment and does not result in creation of any asset or future economic benefit। आपका कोई asset create नहीं हो रहा है, आपको कोई future में economic benefit भी नहीं होने वाला है। ये केवल आपने termination of employment के लिए आपके कारण आप उनको क्या किया, 2.5 करोड़ का compensation पे किया। ये था बेटा हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 6। अब हम करेंगे क्या, इलस्ट्रेशन नंबर 7। ये भी हमारे स्टडी मटेरियल का ही क्वेश्चन है। स्टडी मटेरियल में एज ए इलस्ट्रेशन नंबर 7 कंसिडर किया गया है। ठीक है, ये क्या कहता है, क्लासीफाई द फॉलोइंग एक्सपेंडिचर्स एंड रिसीट्स एज कैपिटल और रेवेन्यू। नीचे दिए गए जो आइटम्स हैं, ठीक है, एक्सपेंडिचर एंड रिसीट के, हमें उनको क्लासीफाई करना है कैपिटल या रेवेन्यू कैटेगरी में। ठीक है, तो जो सबसे पहला आइटम है वो क्या है, वो है कि 10,000 स्पेंट ऑन एज अ ट्रैवलिंग एक्सपेंस ऑफ द डायरेक्टर ऑन ट्रिप्स अब्रॉड, किस चीज़ के लिए, फॉर परचेज ऑफ कैपिटल एसेट। बेटा ये कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा, क्यों, क्योंकि जो डायरेक्टर्स गए हैं, बाहर गए हैं, ठीक है, वो किस लिए गए हैं, वो कैपिटल एसेट परचेज करने के लिए गए हैं। यदि वो जाते ही नहीं तो कैपिटल एसेट ही परचेज ना कर दे। ठीक है, तो ये जो होगा ना, ये कैपिटल एसेट की कॉस्ट में कैपिटलाइज हो जाएगा, ये आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है।
ठीक है सर। दूसरा क्या, थर्ड पॉइंट क्या है आपका, थर्ड पॉइंट है सर आपका अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल ड्यूरिंग द ईयर। ये आपका नॉर्मल बिजनेस ऑपरेशन से रिलेटेड है, ये रेवेन्यू रिसीट होगा, हर बच्चे को पता होगा ये। उसके बाद क्या, अमाउंट स्पेंट ऑन डिमोलिशन ऑफ बिल्डिंग टू कंस्ट्रक्ट अ बिगर बिल्डिंग ऑन द सेम साइट। बात को समझिएगा, ठीक है। क्या आपकी एक छोटी सी बिल्डिंग पहले से थी वहां पे, आपने क्या किया, उस बिल्डिंग को गिराया, क्यों, क्योंकि अब आप और बड़ी बिल्डिंग बनाओगे, ठीक है। अब आप और बड़ी बिल्डिंग बनाओगे तो आपको क्या होगा, एडवांटेजेस होगा फॉर मोर देन 1 ईयर, लॉन्ग टर्म बेनिफिट होने वाला है, आप उसको यूज करोगे, राइट। आप एक असेट क्रिएट कर रहे हो, ठीक है। ऑलरेडी जो छोटा असेट है उसको डिस्ट्रॉय करके बड़ा असेट क्रिएट कर रहे हो, तो जो आप खर्चा करोगे किस चीज में, डिमोलिशन ऑफ ओल्ड बिल्डिंग में, ठीक है, वो आपका क्या होगा, कैपिटल नेचर का एक्सपेंस होगा, वो न्यू बिल्डिंग की कॉस्ट में कैपिटलाइज हो जाएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर। फिर लास्ट पॉइंट क्या है मेरा, इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड, कैसे, ऑन अकाउंट ऑफ मशीनरी डैमेज्ड बाय फायर, ठीक है। क्या हुआ, आपकी मशीनरी थी वो डैमेज हो गई, आग लग गया उसमें, तो आपको क्या हुआ, इंश्योरेंस क्लेम मिला। जो आपका इंश्योरेंस क्लेम है, क्या वो आपके नॉर्मल बिजनेस ऑपरेशन से रिलेटेड है, क्या वो आपके डेली बिजनेस एक्टिविटीज से रिलेटेड है, नहीं है सर। वो कभी कभी होता है आपको, वो आपकी डेली बिजनेस एक्टिविटीज से रिलेटेड नहीं है, तो ये आपकी क्या होगी, ये आपकी हो जाएगी कैपिटल रिसीट, ठीक है सर। ये था हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 7। अब अपन करेंगे क्या, अपना इलस्ट्रेशन नंबर 8, जो कि हमारे स्टडी मटेरियल का भी इलस्ट्रेशन नंबर 8 है। इलस्ट्रेशन नंबर 8 हमारे स्टडी मटेरियल का इलस्ट्रेशन नंबर 8। ये क्या बोल रहा है, आर दी फॉलोइंग एक्सपेंडिचर्स कैपिटल इन नेचर। वो पूछ रहा है जो नीचे एक्सपेंडिचर दिए हुए हैं, क्या वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। हमें केवल हाँ या ना में जवाब देना है और अपना रीजन लिख देना है, ठीक है। मतलब हमें ये नहीं बताना, वो हमसे ये नहीं पूछ रहा है कि कैपिटल है कि रेवेन्यू है, वो हमसे सीधा पूछ रहा है कि जो नीचे जो ट्रांजैक्शन दिए गए हैं क्या वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, यदि है तो क्यों है, अपने को वो लिखना है बस। तो हमारा सबसे पहला ट्रांजैक्शन है वो क्या है, मेसर्स एबीसी कंपनी रन अ रेस्टोरेंट, ठीक है। दे रिनोवेट सम ऑफ द ओल्ड केबिन्स, ठीक है। बिकॉज ऑफ दिस रिनोवेशन सम स्पेस वाज मेड फ्री एंड नंबर ऑफ केबिन्स वाज इंक्रीज्ड फ्रॉम 10 to 13, ठीक है। द टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ 20,000। आप लोग मेरे को सोच के बताइए क्या होगा, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा। क्या इस एक्सपेंडिचर से आपको बेनिफिट होने वाला है फ्यूचर में, पर्पस ऑफ एक्सपेंस क्या है, इफेक्ट ऑन रेवेन्यू जनरेटिंग कैपेसिटी क्या है, क्या आपको फ्यूचर में बेनिफिट होगा तो केवल एक अकाउंटिंग ईयर में होगा कि उससे ज्यादा अकाउंटिंग ईयर में होगा। सर इस एक्सपेंडिचर की वजह से मेरे जो कैबिन थे वो इंक्रीज हो गए हैं, मतलब फ्रॉम 10 to 13 हो गए हैं, क्या हुआ, 10 की जगह 13 कैबिन हो गए हैं। मतलब अब मैं ज़्यादा कस्टमर्स को फीड कर सकता हूँ, मतलब क्या फ्यूचर में मेरे को बेनिफिट दिख रहा है, वो भी मोर देन 1 अकाउंटिंग ईयर दिख रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, ये मेरा कैपिटल एक्सपेंडिचर हो जाएगा। अपन रीड कर लेते हैं आंसर क्या लिखा हुआ है, रिनोवेशन ऑफ केबिन्स इंक्रीज्ड द नंबर ऑफ केबिन्स, ठीक है सर। दिस हैज एन इफेक्ट ऑन द फ्यूचर रेवेन्यू जनरेटिंग कैपेबिलिटी ऑफ द बिजनेस, ठीक है। दस द रिनोवेशन एक्सपेंस इज कैपिटल एक्सपेंडिचर इन नेचर, ठीक है सर। उसके बाद मेरा नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है बेटा आपका कि मेसर्स न्यू दिल्ली फाइनेंसिंग कंपनी सोल्ड सर्टेन गुड्स ऑन इंस्टॉलमेंट पेमेंट बेसिस, ओके। देन 5 customers did not pay installment, ठीक है। To recover such outstanding installment, the firm spent 10,000 on account of legal expenses, ठीक है। आप लोग बताइए क्या ये आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है, नेचर ऑफ बिजनेस लगेगा, नहीं लगेगा। दूसरा क्या है, क्या ये आपका रिकरिंग नेचर का एक्सपेंस है, यस सर ये मेरा रिकरिंग नेचर का एक्सपेंस हो सकता है, क्योंकि मैं क्रेडिट में गुड्स सेल करूंगा तो हो सकता है कि कोई ना कोई कस्टमर डिफॉल्ट करे, पे ना करे, तो मेरे को क्या लीगल एक्सपेंसेस इनकर करना पड़ते हैं, ये मेरे रिकरिंग नेचर का एक्सपेंस हो सकता है, ठीक है। मेरा क्या पर्पस ऑफ एक्सपेंडिचर नहीं लगेगा सर, नॉट एप्लीकेबल। उसके अलावा क्या इफेक्ट ऑन रेवेन्यू जनरेटिंग कैपेसिटी, वो भी नहीं है सर। क्या मटेरियलिटी ऑफ अमाउंट, वो भी नहीं है सर। ये रिकरिंग नेचर का एक्सपेंस है, ये हो सकता है, इसलिए हम इसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मानेंगे। अपन रीड करते हैं क्या है, एक्सपेंसेस इनकर्ड किस चीज के लिए, टू रिकवर इंस्टॉलमेंट्स, ठीक है, ड्यू फ्रॉम कस्टमर्स डू नॉट इंक्रीज द रेवेन्यू जनरेटिंग कैपेबिलिटी इन फ्यूचर में रेवेन्यू जनरेटिंग कैपेबिलिटी तो नहीं इंक्रीज होगी इससे, वो तो क्लियरली एविडेंट है, ये लिखने की जरूरत ही नहीं थी। इट इज अ नॉर्मल रिकरिंग एक्सपेंस, इट इज अ नॉर्मल रिकरिंग एक्सपेंस ऑफ द बिजनेस, क्या रिकरिंग एक्सपेंस ऑफ द बिजनेस। दस द लीगल एक्सपेंसेस इनकर्ड, ठीक है, क्या होंगे, इन दिस केस इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इन नेचर, ठीक है। उसके अलावा सर मेरा थर्ड ट्रांजेक्शन क्या, थर्ड ट्रांजेक्शन है मेसर्स बल्लभ एंड कंपनी ऑफ दिल्ली, ठीक है,
परचेस्ड अ मशीनरी फ्रॉम मेसर्स शाह एंड कंपनी ऑफ अहमदाबाद, मेसर्स बल्लभ एंड कंपनी स्पेंट 40,000 किस चीज के लिए? फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सच मशीनरी, द ईयर एंडिंग इज 31 दिसंबर 2022। आप मेरे को बताओ, आप क्या कर रहे हो? आप मशीन परचेस कर रहे हो, आप मशीन परचेस करने के बाद मशीन को फैक्ट्री तक लाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इनकर कर रहे हो, फिर आप मशीन को इंस्टॉल करोगे, फिर मशीन को यूज करोगे। आप लोग मेरे को बताना, जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आपने इनकर की है वो कैपिटलाइज होगी कि कैपिटलाइज होगी कि नहीं होगी? कैपिटलाइज होगी कि नहीं होगी? यदि कैपिटलाइज होगी तो मशीनरी की कॉस्ट में ऐड होगी, यदि कैपिटलाइज नहीं होगी तो पीएनएल में, अपन पीएनएल में डेबिट कर देंगे। क्या होना चाहिए सर? यदि मैं ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इनकर ही नहीं करूंगा तो मैं अपनी मशीनरी को रेडी टू यूज कंडीशन में ला ही नहीं पाऊंगा। उसको मेरे को यूज करने के लिए, उसको मेरे को यूजेबल कंडीशन में लाने के लिए, ठीक है, उसको मेरे को वर्किंग कंडीशन में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इनकर ही करनी पड़ेगी। तो ये सर, ये एक्सपेंस मशीनरी की कॉस्ट में कैपिटलाइज होना चाहिए। सॉरी, ये क्या बोलता है? एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन अकाउंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फिक्स एसेट, ठीक है, इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर इन नेचर, इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर इन नेचर। तो बेटा ये क्या था? ये था हमारा कंप्लीट सेशन ऑन कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड रिसीट। पिछले वीडियो में हमने कवर किया कि कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स क्या होते हैं और उससे रिलेटेड क्वेश्चन किए। इस सेशन में हमने कवर किया क्या कि कैपिटल एंड रेवेन्यू रिसीट्स क्या होती हैं और उससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व किए। हम अपने स्टडी मटेरियल का एक एक कॉन्सेप्ट कवर कर चुके हैं, एक एक क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। बेटा अब इस सेशन के लिए इतना ही। सी ए दिव्यांश साइनिंग ऑफ। स्टे ट्यून्ड फॉर माय नेक्स्ट वीडियो।